नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सिलेबस में, जिसमें जैसा कि हम इसके पहले भी एमपीपीएससी जो पेपर कराती है और उसमें जो प्रथम पेपर होता है उसमें मध्य प्रदेश आईटी और जनजाति, मध्य प्रदेश की राजनीति, करंट अफेयर्स, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ष एमपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर होते हैं उसमें भी जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्यतः पिछले पेपरों से पूछे जाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने आज तय किया है कि हम जो माइनिंग ऑफिसर का पेपर हुआ था, एमपीपीएससी ने कराया था 28 सितंबर 2025 को, उस प्रश्न पत्र के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना था? तो ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये शामिल हैं। तो इसमें एक और देश शामिल हो गया है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब। तो हमें बताएं आप कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है कि ब्रिक्स का 2 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया पूर्णकालिक सदस्य बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? ऑप्शन है भारतयान फर्स्ट, इसरो एआई फर्स्ट, एक्जियोम मिशन 4, चंद्रयान 4। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है, यानी स्टेशन की यात्रा की है, ना कि यूनिवर्स की। इसके अलावा हमको ये नाम भी याद रखना पड़ेगा, प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। कई बार इसी से प्रश्न बन जाते हैं, प्रश्नों के अंदर प्रश्न बन जाते हैं। तो एक्जियोम मिशन 4 इस मिशन के द्वारा यात्रा की गई है, इसको ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन है भारिया, भील, भिलाला, बारिला। भड़म, सैतम ये नृत्य हैं जो जनजाति में होते हैं और यह जनजाति है भारिया। भारिया जनजाति को जंगली का जंगली भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह छिंदवाड़ा में एक पाताल कोट नामक स्थान है जो कि बहुत ही अंदर कंदराओं में वो लोग निवास करते हैं और इसको अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में उल्लेख इसका बैगा भारिया सहारिया में इसका काफ़ी राज्य सरकार इनको विकास के रास्ते से जोड़ने के लिए सहयोग कर रही है और आहार अनुदान योजना का भी इनको लाभ दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? देखिए, जनजाति से प्रश्न जो बनते हैं कई बार सामान्य स्तर के प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न थोड़ा सा अंदर से पूछ लेता है तो हमको इनके बारे में बहुत अधिक जो कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत नई होती हैं। इसलिए पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से हम एक बेहतर तैयारी कर सकें, इसलिए हमको पुराने प्रश्न पत्र एकदम प्रत्येक परीक्षा का हमको देख लेना चाहिए। तो इसमें लकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? मीणा, कीर, कोल, पारधी। तो लकोड़ा जो एक खेल है एक कोल जनजाति के बच्चों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सा सम्मान प्राप्त किया? विक्रम पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ट्रॉफी
स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सम्मान प्राप्त किया है? स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का आधार है। तो किस के आधार पर इनको प्रोत्साहन मिलता है? प्रति परिवार मिलता है, प्रति गांव, प्रति हेक्टेयर या फिर प्रति मंडी? तो मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी, हरचंदन सिंह भट्टी, भैरव सिंह चौहान, भावना डेहरिया? तो कैलाश सत्यार्थी इनको नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में। इसके अलावा भावना डेहरिया एक पर्वतारोही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भैरव सिंह चौहान। इनको निर्गुण भक्ति संगीत में पद्मश्री प्रदान किया गया है। पद्मश्री और पद्म पुरस्कार से बहुत प्रश्न बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है? तो डेटा इनक्रिप्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए निर्देशों का एक समूह है, डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह, बैकअप फाइलों को संग्रहीत करने के लिए एक हार्डवेयर उपकरण। तो बस कंप्यूटर सिस्टम में है, डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह है। एक टोपोलॉजी भी होती है ना, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन है आपके कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज CCA, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC, फिर ऑप्शन डी है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG। तो इसमें जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को परामर्श कौन प्रदान कर रहा है, कौन सहायता करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके? मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके? ऑप्शन इसके सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऑप्शन डी। ओके, जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। आपके सहयोग की अपेक्षा है, चैनल छोटा है और आप यदि सहयोग करेंगे तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपको एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। मेरा लगभग 5 वर्षों का अनुभव रहा है PSC से, और जिसमें मुख्य परीक्षा 2021, 22, 23 में शामिल हुआ हूँ और UR कैटेगरी से प्रीलिम्स की कट ऑफ जो कि 82, 80, 82 ऐसी कट ऑफ जा रही है। तो हमको एक बेहतर रणनीति के साथ प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम अपनी अंतिम सफलता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता यह समझने एवं समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है? ऑप्शन है आपका एक्सप्लेनेबल एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें आपके जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, एक्सप्लेनेबल एआई। देखिए एआई के लेवल के जो क्वेश्चन है वो उनका स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए हमको डीप स्टडी के साथ पुराने प्रश्न पत्रों को बहुत ही गहराई से और समझदारी से इनको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि आईटी के क्वेश्चन कई बार बहुत सामान्य स्तर के जाते हैं, कभी कभी बहुत टेढ़े पूछ लेता है। तो कम से कम इतना तो हो कि अगर 10 प्रश्न आते हैं एआई से या आईटी से, तो हम कम से कम 7-8 प्रश्न सही कर पाएँ। नहीं तो पुराने प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चन आए हैं वो तो हम सही कर ही पाएँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमको 100 में से 100 सही करना है, तो ऐसा नहीं होता है। 100 में सही हमको लगभग 80% क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो एक सामान्य स्तर के नॉलेज से भी हम उनको सही कर सकते हैं, और जो हमारी पकड़ में क्वेश्चन हैं, जो हमारी पकड़ में टॉपिक हैं, उनको बहुत बेहतर कर लें। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण की प्रक्रिया से है? ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें मशीन टू मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या कह रहा है, एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण करने के लिए जो प्रक्रिया है वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन है आपका 13, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्य का केंद्र है, और चंदेल शासकों द्वारा इसको 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य बनाया गया। ग्रेनाइट पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है एवं नागर शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। तो इसमें जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जयशक्ति, धंग, यशोवर्मन या राहल किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण कराया था यशोवर्मन। खजुराहो को जेजाक भी कहा जाता था, जेजाक भुक्ति कहा जाता था, तो ये जयशक्ति का उससे संबंध है, जेजा भी कहा जाता था। ये धंग है, राजा धंग, ये चंदेल शासक है, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? सर जॉन सौर, डेविड लिटिल, डेविड पॉल, डेविड कुक। तो इसमें जिस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था कुदसिया बेगम ने, उसका नाम था डेविड कुक। ओके, देखिए इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस डेविड कुक को नियुक्त किया था, एक कौन सा इंजीनियर था, जर्मन, ब्रिटेन, ऐसा कुछ। तो पुराने प्रश्न पत्रों से हमको थोड़ा सा सावधानी से पढ़ लेना चाहिए इनको। कार्यतलाई अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कार्यतलाई अभिलेख ये संभवतः कलचुरी शासकों से संबंधित है, और कार्यतलाई जबलपुर क्षेत्र से ये प्राप्त हुआ है। इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, लक्ष्मण राज द्वितीय, विष्णुराज, बुद्धगुप्त। तो लक्ष्मण राज चालुक्य का संबंध कार्यतलाई अभिलेख से है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सौभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? मालवा, ऐरण, उज्जैन, रीवा। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऐरण, और ऐरण जो वर्तमान का सागर क्षेत्र है उसको हम सौभोग नगर कहते हैं।
समुद्रगुप्त का यहाँ साम्राज्य रहा है। एरन में हमको एक बराह की बहुत विशालकाय प्रतिमा मिली हुई है, ये महत्वपूर्ण है। टूरिया का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? टूरिया जंगल सत्याग्रह 1928, 1929, 1930, 1931। देखिए, जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था देश में गांधी जी के नेतृत्व में, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह चल रहा था। जंगल सत्याग्रह में घास काटकर अंग्रेजी कानून का विरोध हो रहा था, तो ये जंगल सत्याग्रह हुआ था आपका 1930 में। क्वेश्चन आ रहा है, सन 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दीवान कालका प्रसाद, प्रेम नारायण खरे, मदन गोपाल प्यारेलाल। तो इसमें दो लोगों का नाम आता है, दीवान कालका प्रसाद और प्रेम नारायण खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ? माधवराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया। तो इसमें दौलतराव सिंधिया के शासनकाल में ग्वालियर घराने का विकास हुआ। देखिए, संगीत के जो अलग अलग क्षेत्र में जो स्थान रखे गए उनको घराना बोला जाता है, संगीत घराना। क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया था? शेख रमजान, मर्दन सिंह, राजा बखत बली, फैजुल्लाह। तो शेख रमजान 1857 क्रांति में सागर से इन्होंने क्रांति का प्रारंभ किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, और ये जो नाम है ये सभी 1857 की क्रांति में लोगों ने कहीं ना कहीं से सहयोग किया है। एक बार क्वेश्चन आया था कि राजा बखत बली के जो सेनापति थे उसका नाम क्या था? तो बोधन दउआ उसका नाम था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? चारागाह संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वनों की चकबंदी, सामाजिक न्याय प्रदान करना। तो पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? तो उसमें है सामाजिक न्याय प्रदान करना। भाई वनों से संबंधित है, सामाजिक चीज़ों से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो हमको स्वाभाविक रूप से इनका पूरा नाम याद रहता है, गंजन सिंह कोरकू। क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था? तो इसमें महावीर सिंह, रामदीन सिंह, चैन साहब, विष्णु सिंह। विष्णु सिंह ने घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से नेतृत्व किया था, विष्णु सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है। तो अखरानी की पहाड़ियाँ बड़वानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, और वहाँ पर है आपका मुकरता गार्ज। इसको ध्यान में रखें, ये पूछा जाता है मुकरता गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पाए जाते हैं उपाद्र पहाड़ी वन, उष्ण शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो इसमें जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। टोर क्या है? तो टोर है एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र होते हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको हम टोर कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र स्थित है? तो पसारिया, मुल्ताई, सारणी या आमला? तो सारणी में यह सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है या स्थित है।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की अंतर्राज्यीय परियोजना जो तीनों राज्यों को लाभ पहुंचाती हो, तो ऐसी है आपकी सोन नदी पर बनी हुई बाण सागर परियोजना, क्योंकि सोन नदी गंगा में जाकर मिलेगी ना, इसलिए बिहार में मिल जाएगी वो। एमपी यूपी बिहार को जाती है। इसमें अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बाण सागर परियोजना किन राज्यों को लाभान्वित करती है, तो एमपी यूपी बिहार, कोई और राज्य दे देगा, तो ऐसे करके हमको तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो पाथाखेड़ा ये है आपके हरदा, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद, तो बैतूल में स्थित है। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई, ये तथ्य है, इसको याद कर लेना चाहिए। 2001, 2003, 2005, 2002। 2002 में राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना प्रस्तावित हुई थी, सन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, तो भैया ये संवैधानिक प्रधान होता है। शासन का प्रधान तो आपका सीएम होगा ना। क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, तो मुख्य सचिव कौन नहीं रहे हैं, श्री एच.एस. कामत, आर.पी. नरौन्हा, श्री एस.के. शर्मा, श्री आर.एस. खन्ना। तो इसके जो मुख्य सचिव नहीं रहे हैं वह रहे हैं एस.के. शर्मा। मुख्य सचिव की आप लिस्ट एक बार देख लें, उनके नाम याद कर लें, कई बार पूछा जाता है। जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको पूछा जाता है, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनकी लिस्ट जरूर हमको देख लेना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों, फिर बाद में वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हों, तो उनके भी हमको प्रश्न तैयार कर लेना चाहिए। राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, उस समय सीएम कौन था, राज्यपाल कौन था, उसको भी तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है, अध्यारोपित प्रतिरूप, अनुगामी प्रतिरूप, ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप, उक्त सभी। तो अध्यारोपित प्रतिरूप चंबल नदी बनाती है। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये जो चोटी है महादेव की श्रेणी, ग्वालीगढ़ की श्रेणी, मैकल श्रेणी, या फिर बैतूल का पठार। तो भाई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है। सतपुड़ा, धूपगढ़, ये महादेव की श्रेणी, लगता है इसका फेवरेट एमपीपीएससी का ये टॉपिक है। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया, क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन है 1988, 1986, 1995, 1991। तो इसको 1991 में इको मार्क के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 4.11%, 3.12%, 5.16%, 5.75%। 4.11% सकल घरेलू उत्पाद रहने का अनुमान इनका बताया गया है। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है, सामान्य प्रशासन विभाग, आयकर विभाग, गृह विभाग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, सामान्य प्रशासन विभाग। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी 1994 में स्थापित किया गया था। और यह क्या काम करता है, ये जो हमारे पंचायती स्तर, नगरीय स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसका काम करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है,
राज्य स्तर पर कुछ रोगों को समाप्त करने के लिए सरकार ने कुछ समय सीमा तय की है। इसके लिए हमको विभिन्न प्रकार के रोगों को कब तक समाप्त करना है उनकी डेट याद कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करना है एमपी में, तो 39 का हो जाएगा आपका 2028, 2030, 2032, 2035। तो हमको 2030 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है, 2030 तक। व्यवसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों में सम्मिलित है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी, विनियमन लागत, वार्षिक क्रेडिट योजना, विशेष प्रयोजन वाहन। तो इसको हमको विशेष प्रयोजन वाहन व्यवसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल है। क्वेश्चन 41, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो इसका आपका हो जाएगा 60:40, यानी 60 केंद्र सरकार खर्च करेगी, 40 राज्य सरकार। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 60:40 ऑप्शन में हो और ऐसा पूछा जाए कि राज्य सरकार भारत सरकार के मध्य क्या अनुपात है, तो अगर हमको जानकारी नहीं है तो संभवतः यही ऑप्शन सही होता है। जैसे अभी मनरेगा के लिए जो संसद में एक विकसित भारत ग्रामीण जो बीबीजी रामजी योजना के नाम से उसको बनाया गया है, उसमें भी 60-40 का अनुपात है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 90 और 10 का अनुपात किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता थी। तो कितनी क्षमता थी भैया नवीकरणीय ऊर्जा? इस पर सरकार बहुत फोकस रही है और मध्य प्रदेश भी इसमें बहुत आगे है। तो दिसंबर 2024 तक 7300 मेगावाट, 470 मेगावाट, 600 मेगावाट, 4096 मेगावाट, तो 7300 मेगावाट ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता थी उसको रखा गया है। 43 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड हैं? तो भैया ये तो सबको याद होगा, 89 विकास खंड रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? 1995, 96, 1996, 97, 97, 98, 99, 2000। कब किया गया है? 1996। तो 1996 में किया था, लेकिन जैसे कोई सत्र होता है तो जैसे 2025-26 ऐसा होता है ना, इसलिए उसको 96-97 माना गया। ध्यान रखें, इसका कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकता है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष में संशोधित हुआ? कब संशोधित किया गया इसको, जनजाति राहत योजना को? 2010, 2012, 2013, 2015। तो 2013 में इसको संशोधित किया गया था, इसको ध्यान में रखें। और राहत योजना कब आई थी? 1979 में, इसको भी ध्यान रखें। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति अधिसूचित किया गया है? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी, इसमें 3 जनजातियां रखी गई हैं। ऑप्शन बी बैगा, भारिया और शाहरिया। इसका ऑप्शन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? देखिए कठिन प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्नों से निराश मत होइए। यदि बन जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं बने तो कोई निराशा की बात नहीं है। 2-4 प्रश्न डालते हैं ताकि आप उसको रटते रहें। फिर जनजातियाँ बहुत सारी हैं और हमारे याद करने की जो सीमा है वो लिमिटेड है, आप सब कुछ नहीं रट सकते। 47 इसका जो गोत्र है भैया 30, 32, 34, 36, क्या है इसमें? 47 इसमें आपके 36 गोत्र कोरकू जनजाति में होते हैं। बैगा जनजाति में गर्दमात को क्या कहते हैं? लमसेना, पैठोल, उठवा, दादू। तो लमसेना विवाह इसको कहते हैं गर्दमात को। लामानाई भी इसमें मिलता है। पैठोल मतलब कहीं भी वो लड़का बैठ जाता है उसके घर जाके। इसके बाद उठवा लड़की को उठा के ले आते हैं। तो ऐसा करके बैगा जनजाति में इनको विवाह की परंपरा है।
49 रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेनानायक किस जनजाति के थे? रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो भाई ये ऐसा एक प्रश्न और पूछा गया है पहली परीक्षाओं में, उसमें भी सरनेम मंडलोई था। तो ये भील भिलाला समुदाय से आते हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस भगवंत राम मंडलोई भी यहाँ से रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला। बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय, तो यह है आपका छिंदवाड़ा में। जबकि इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आता है कि जनजाति संग्रहालय, तो वह है आपका भोपाल में है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। ये आज हमने माइनिंग ऑफिसर जो अभी 28 सितंबर को पेपर हुआ था उसके प्रश्न है। यह प्रश्न पत्र आपके लिए अगले जो MPPSC का प्रीलिम्स होगा, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होंगे उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और हमसे जुड़े रहें, हम विभिन्न प्रश्न पत्रों के माध्यम से एक सार गर्भित जो चीज़ें हो सकती हैं आप तक उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अधिक चिंता मत कीजिए, जीवन संघर्ष का ही नाम है। सीखते रहिए, जीतते रहिए। धन्यवाद।